मैं किराया देने में असमर्थ हो गई तो मेरी मकान मालकिन किराए के बदले मुझे मर्दों का इंतजाम करने को कहती थी। और फिर उनका यह डिमांड दिन पर दिन बढ़ते चला गया। और फिर एक दिन जैसे ही मालकिन एक साथ 10 मर्दों के साथ अपना खेल खेल रही थी कि उसी वक्त मेरा नाम राहुल है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट हूँ। लेकिन मेरी गरीबी है कि मुझे चैन से जीने ही नहीं देती है। मैंने अपने मम्मी पापा को हमेशा ही संघर्ष करते हुए देखा है। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई करवाने के लिए दिन रात एक जैसे मेहनत करते थे। और फिर मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं पढ़ लिख कर खूब पैसे कमा लूंगा और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करूंगा। मैंने मन लगाकर खूब पढ़ाई की और अच्छे नंबर से पास भी होता गया। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे नौकरी ना मिल सकी। मैं बहुत ही परेशान हो गया। अब जब मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिली तब मैं नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चला गया, जहाँ पर मुझे ठीक ठाक सैलरी पे एक नौकरी भी मिल गई। अब मुझे पैसे भी मिलने लगे थे और मैं उन्हीं पैसों में से अपने मम्मी पापा को भी भेज देता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी किराए के घर को ढूंढना, जो कि मेरे लिए इस शहर में बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस शहर में रूम का किराया बहुत ही महंगा था। कुछ दिन तो मैं अपने दोस्त के साथ रहा, लेकिन मैं उसके साथ कितना दिन तक रह सकता था। इसलिए अब मैं कम पैसों में किराए का रूम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं जहां भी किराए के लिए रूम देखने जाता, किराया बहुत ही हाई फाई मांगा जाता था। अगर मैं उतना किराया दे देता तो फिर मेरी सैलरी आधी खत्म हो जाती। मैं देखने में सुंदर स्मार्ट तो था ही, लेकिन मेरी बात करने का अंदाज भी ऐसा था कि मेरी बातें सुनकर सामने वाला मुझसे दोस्ती कर लेता था। इसलिए ऑफिस में मेरे कई लोगों से दोस्ती हो गई थी। ये सब मुझे कहते थे अगर उनके फ्लैट में जगह होती वह लोग मुझे खुशी खुशी अपने साथ रख लेते। लेकिन इन लोगों के पास जगह ही नहीं था। वह लोग भी मजबूर थे, लेकिन घर न मिलने के कारण अब मेरा भी इस शहर में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। थोड़े दिन तो मैं होटल में रुका था, लेकिन आखिर में कब तक होटल में रुकता, क्योंकि होटल की रेंट भी बहुत ही ज्यादा थी। मैं काफी निराश हो गया था, लेकिन अभी तक मुझे अपने बजट में कमरा नहीं मिल पाया था। आज शाम को मैं फिर से कमरा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कमरा ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंचा। वहां पे दो औरत एक आदमी बैठे थे। घर देखने में बहुत ही सुंदर था। पहले तो इतना अच्छा घर देखकर मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर सोचा कि पूछ लेता हूँ। अभी तक तो सभी जगह मुझे निराशा ही हाथ लगी थी। अगर पूछ लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किराया ही ना ज्यादा बोलेंगे। और फिर मैं बहुत ही हिम्मत करके उन लोगों में से इस कमरे का किराया के बारे में पूछा, और सच में उसे घर का किराया बहुत ही ज्यादा था। मैं अब उससे रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज मुझे कम दाम पर एक किराया का कमरा दे दीजिए। फिर वो अंकल बोला, बेटा हमें तो इतना ही किराया चाहिए, क्योंकि मेरे जीने का एकमात्र सहारा यही है। इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अपना समूह लेकर वहां से चलते बना। अभी मैं मन उदास रोड पर चले जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं पर भी टू लेट लिखा हुआ बोर्ड नहीं दिखा। मेरा मन बहुत ही उदास हो गया था और मैं भगवान को याद करते हुए चले जा रहा था। तभी एक गाड़ी मेरे आगे रुकी और एक औरत उसमें से निकली। वह वही औरत थी जो पिछले घर में बैठी हुई थी। वह मुझसे बोली, तुम कमरे का किराया कितना दे सकते हो? मैंने अपना बजट बता दिया। उन्होंने कहा, ठीक है तुम मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और बोले, चलकर कमरा देख लो। मैं मन ही मन ही सोच रहा था, इतने कम किराए में ये मान कैसे गई हो सकता है कमरा बहुत ज्यादा अच्छा ना हो। लेकिन मैं यही सोचने लगा, चलो मुझे रहने के लिए सर पर छत तो मिली, और जितना किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उतने में ही मिल गया। अब चाहे कमरा कैसा भी हो मैं रह लूंगा। जब मैं उसके घर के सामने पहुंचा तो दंग रह गया था। घर तो बहुत ही सुंदर बना हुआ था, और अंदर जाकर जब मैंने अपना कमरा देखा वह भी बहुत ही गजब का था। मैं तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, और ना जाने कितनी बार मैंने उस औरत को धन्यवाद कहा। वह औरत मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हें यह कमरा इतने कम किराए पे इसलिए दिया है क्योंकि मैं इस घर में अकेले रहती हूँ, और तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगे, तो कम किराए के बदले में तुम मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैं तुरंत ही खुशी खुशी हाँ बोल दिया। मैंने कहा, आज जो भी काम हो मुझे बता दिया करना, मैं आराम से कर दूंगा।
आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं उनके घर में रहने लगा और मेरे दिन अब आराम से कटने लगे थे। कुछ पैसे मैं अपने मम्मी पापा को भी भिजवा देता था और मकान मार्किंग के छोटे मोटे काम भी मैं आराम से कर देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। लेकिन तभी फिर वह दिन आया जब मैं पैसे पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा, वहां पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से सभी की तनख्वाह आधा कर दिया गया है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जब मुझे पूरी तनख्वाह मिलती थी, तब तो मैं किसी तरह कटौती करके उस पैसे से अपना घर चला रहा था और अपने मम्मी पापा को भी कुछ पैसे भेज पा रहा था। लेकिन अब जब तनख्वाह ही आधा हो जाएगा, तब न जाने अब कैसे गुजारा होगा। हम सभी दोस्त सोचने लगे कहीं और नौकरी कर लेते हैं। लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान बात नहीं है। जिस कंपनी में मैं नौकरी की तलाश में जाता था, वहां पर भी हमें इतनी सैलरी नहीं ऑफर की जाती थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर मैंने सोचा कि दूसरी जगह कम पैसे में नौकरी करने से अच्छा है इसी कंपनी में भी रहता हूँ, और जब किराया देने का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। और फिर इसी तरह मैं चुपचाप अपना काम करने लगा। लेकिन फिर जैसे एक महीना बीता, मकान मालकिन ने मुझसे पैसे मांगे। मैं उसे किराया देने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। मैंने सोचा था कि मैं कोई दूसरी जुगाड़ करके पैसे कमा लूंगा और फिर किराया चुका दूंगा। लेकिन यह सब करते करते 4 महीने बीत गए, पर मैं एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा पाया। 5वां महीने में जब किराया देने की बारी आई, मेरे मकान मालकिन मुझसे गुस्सा हो गई और बोली, एक तो मैंने तुम्हें इतने कम किराए पे कमरा दे रखा था, ऊपर से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और फायदा उठा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सका और उनके सामने ही रो पड़ा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो मुझसे बोली, अगर ऐसी बात है तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर रही हो? और अगर तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं उनकी बात सुनकर अचंभित हो गया और उनकी तरफ ध्यान से देखने लगा। उनका क्या मतलब था? वह मुझे बोली, इतने दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे अंदर एक बहुत ही जबरदस्त खूबी है कि तुम बहुत ही जल्द किसी को अपना दोस्त बना लेते हो और उससे दोस्ती कर लेते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रोज मेरे लिए एक मर्द का इंतजाम करो। मैंने उन्हें कहा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ और मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। वह मुझसे बोली, ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें 2-3 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन में या तो मेरे 5 महीने का किराया दे दो या फिर कमरा खाली करो और अपना सामान भी यहीं छोड़कर जाना। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन 2 दिनों में 5 महीने का किराया का बंदोबस्त आखिर कहाँ से करूं। मेरे दोस्त भी इस समय बहुत परेशान चल रहे थे, तो मैं उनसे भी मदद नहीं मांग सकता था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा था कि जो लोग गलत काम करते हैं, भगवान उन्हें ढेर सारा पैसा देते हैं, और जो एक शराफत की जिंदगी जीते हैं, अपने माता पिता की खुशियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं, उन्हें भगवान का साथ जल्दी नहीं मिलता है। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मेरा मन एकदम से टूट चुका था और अब मैंने अपने आप को खत्म कर लेने का फैसला किया, क्योंकि मैं जीते जी अपने माता पिता को और दुख नहीं देख सकता था। मैंने सोचा, ऐसा जिंदगी जीने से क्या फायदा जो मैं अपने माँ बाप पर ही बोझ बन जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब खुद को ही खत्म कर लूंगा। लेकिन शाम को मेरे पास माँ का फोन आ गया और उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत आजकल ज्यादा ठीक नहीं रहती है और उन्हें पास के ही डॉक्टर को दिखाया है। दवाइयाँ बहुत ही महंगी है। तुम अगले हफ्ते पर मनी ऑर्डर भिजवा देना। अपनी माँ की दर्द भरी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सोचा, अगर मैं खुद को खत्म कर लूं तो मेरे माता पिता का क्या होगा? वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। इसलिए मैंने अब फैसला कर लिया, अब चाहे कोई गलत काम हो या सही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मैंने तुरंत ही रात में जाकर अपने मकान मालिक को बोल दिया कि मैं उसका काम करने के लिए तैयार हूँ। वह मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब बोली, ठीक है, तो कल से तुम मुझे एक मर्द लाकर दे देना, लेकिन उसे यहाँ लेकर मत आना। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, उसे लेकर वहीं पर पहुंचना है। मैंने कहा, ठीक है। पहले दिन मैंने एक आदमी से दोस्ती की और उसे अपने बातों में फंसाकर अपने मकान मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच गया। उस दिन मेरी मालकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी धजी थी। उस आदमी को देखकर वो बहुत ही खुश हो गई। वह आदमी भी मेरे मकान मालकिन को देखकर लाड टपकाने लगा। उसके बाद वह उसे लेकर कमरे के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं चुपचाप वापस अपने घर चला आया। अब मैं ऑफिस का काम निपटाकर हर रोज अपने मकान मालकिन के लिए
एक मर्द का इंतजाम करता और उसके बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जाता था। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस में था, तभी मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हुई, तो मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। जब मैं अस्पताल में बैठा हुआ था, तभी मैंने वहां पर अपने मकान मालकिन को देखा। मैंने सोचा ये आखिर यहाँ पर किस काम से आई हुई है। फिर मुझे लगा कि होगा इन्हें कोई काम। मेरे दोस्त को टाइफाइड निकला और उसके कई जांच भी हुए। फिर हम दवा लेकर अपने कमरे में वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, तो मेरी मालकिन ने मेरे हाथों में 20,000 पकड़ा दिए। इतने रुपए एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। वो बोली, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपना काम बढ़ाना होगा। मैंने कहा, क्या मतलब आपके इस बात को? तो वो बोली, अब तुम्हें मेरे लिए कई सारे मर्दों का इंतजाम रोज करना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वह बोली, अगर तुमने ऐसा किया, या पैसे दोगुने हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सोचा, अगर मैं ऐसा कर दूं, तो मैं अपने माता पिता के लिए कई सारी ऐसी चीज खरीद सकता हूँ जो आज तक उन्हें लेकर नहीं दे पाया। मैंने हाँ भर दिया। अब मेरे मकान मालकिन कभी 6 तो कभी 10-10 मर्दों के साथ रात गुजारने लगी। लेकिन मैं बहुत ही अचंभित होता था कि मेरी मकान मालकिन एक साथ इतने सारे मर्दों के साथ वह काम कैसे कर लेती है। उनके शरीर में इतनी क्षमता कैसे है। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त जब अपने टाइफाइड का चेकअप दोबारा से कराने के लिए अस्पताल पहुंचा, मैं भी उसके साथ गया। जब मैं वहां बैठा हुआ था, तो मैंने एक बार फिर से अपने मकान मालकिन को इस अस्पताल में देखा। लेकिन इस बार मैं हैरत में, आखिर वह यहाँ पर क्यों आती है। पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर चेक करूं, लेकिन तब तक मेरा दोस्त रिपोर्ट लेकर आ गया। उसने मुझे साथ चलने को कहा। मैं उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप उसके साथ वापस चला गया। मकान मालिक के काम करने के कारण अब मैं बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि अब मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। यह देखकर मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे, तेरे हाथ में क्या खजाना लग गया है। तनख्वाह तो तुझे भी हमारी जितनी ही मिलती है, फिर तू इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। पहले तो मैंने बहुत बहाना बनाया, लेकिन फिर मेरा एक दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गया और वह बोला, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मेरा तेरे जिगरी दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? देख, मैं भी इस समय बहुत परेशान हूँ। मुझे भी पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। मुझे पता था कि मेरी मालकिन मर्दों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बुलाती थी, वह उन्हें पैसे भी देती है। तो मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया और उससे कहा, अगर तू ये सब करने को तैयार हो जाता है, तो तेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा, मैं यह तो नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे मालकिन के लिए मर्दों का इंतजाम करूंगा। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने मालकिन से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। और जब मैं अपने मकान मालकिन को यह बात बताई, वह मुझ पर गुस्सा करने लगी और उन्होंने मुझे कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने यह बात दूसरे को क्यों बताई? मैंने मना किया था ना। मैंने कहा, वह मेरे दोस्त है और बहुत ही मजबूर है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने कहा, अगर मजबूर है तो उससे कहो कि मेरी इच्छा पूरी करे, क्योंकि मेरे लिए मर्दों का इंतजाम तो सिर्फ तुम ही करोगे। अगले दिन जाकर मैंने अपने दोस्त को यह बात बता दी। वह बहुत मजबूर होकर मेरी मालकिन की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया और मैं उसे मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच गया और फिर अपने दोस्त को वहां पर छोड़कर मैं वापस अपने घर चला आया। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो मैंने अपने उस दोस्त से पूछा, क्या हुआ था रात में, कैसी रही तुम्हारी मेरी मालकिन के साथ मीटिंग? तो वह बोला कि यार, बहुत मजा आया। ऐसा फीलिंग तो मुझे पहली बार मिली थी, और साथ ही साथ पैसे भी खूब मिला। सच में तो अब बार बार जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जिज्ञासा जागने लगी। मैंने सोचा, एक बार मुझे भी यह सब देखना चाहिए। फिर एक हफ्ते के बाद जब मेरे दोस्त दोबारा से मेरे मालकिन के साथ कमरे के अंदर गया, तो मैं चुपके से उसके कमरे के बाहर छुप गया और धीरे से खिड़की खोलकर अंदर देखने लगा। अंदर का नजारा देखकर तो मैं दंग ही रह गया। मेरी मालकिन एक साथ 10-10 मर्दों के साथ थी और वह सब उसके शरीर के साथ खेल रहे थे। और फिर वह लोग मेरी मालकिन के साथ वह सब करने लगे जिसे जन्नत कहते हैं। यह सब देखकर मेरी सांसें चढ़ गई और अब मेरा मन भी बेकाबू होने लगा। मेरे अंदर भी अरमान जागने लगे। मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी आज मेरा मन स्थिर नहीं था। मेरे अंदर जवानी का जोश तूफान करने लगा था। मैं सोचने लगा कि मेरी मालकिन मुझे भी जन्नत का मजा दिलाती,
फिर मैं सोचने लगा, एक दिन मैं भी मालकिन से इस बारे में बातें करूंगा कि वह मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दे। लेकिन कुछ हफ्ते तक ऑफिस में इतना ज्यादा काम बढ़ गया, मैं उसी में परेशान रहने लगा और फिर शरीर इतना थक जाता था, मुझे और कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैंने कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। इसी तरह धीरे धीरे करके 2 महीने बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक मेरे उस दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके लक्षण देखकर उसे टेस्ट करवाने के लिए कहा। मेरा दोस्त टेस्ट करवाने के लिए केबिन के अंदर चला गया था और मैं बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। अभी थोड़ी देर ही हुई थी, मैं फिर से अपने मकान मालिक को यहाँ पर देखा और आज वह भी डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल रही थी। जैसे मेरी मकान मालिक डॉक्टर केबिन से बाहर निकली, मैं डॉक्टर केबिन में चला गया। उनसे पूछा, अभी जो लेडीज यहाँ पर आई थी वह किसके लिए यहाँ पर आती है? तो डॉक्टर ने कहा, वह अपना इलाज करवा रही है। मैंने पूछा कि उन्हें क्या दिक्कत है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं तुरंत ही अपने दोस्त के पास भागकर पहुंचा। मेरा दोस्त अपना चेकअप करा चुका था और रिपोर्ट 2 घंटे बाद मिली थी। मेरे दोस्त ने जब मेरा चेहरा देखा तो वह बोला, इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। उसकी बात सुन मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। वह मुझे समझाया जा रहा था, जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं तो आज रात खुद मालकिन के साथ अपनी हसरत पूरी करने का अरमान सजोए बैठा हुआ था। लेकिन भगवान ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन मेरे दोस्त नहीं बचा। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे झटके से हिलाया और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने उसे रोते रोते सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसने अपना सर पकड़ लिया। 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका हमें डर था। हम बिना समय गवाए पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस को सारी बातें बताई। 2 घंटे के अंदर में पुलिस के साथ अपने मकान मालिक के घर में खड़ा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हम दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। कहीं न कहीं इस गुनाह में जाने अनजाने मैं भी शामिल था। मैंने अपने मकान मालिक से पूछा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो वह मुझसे बोली कि तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ नहीं किया और अपने दोस्त को तो तुम खुद ही मेरे पास लेकर आए थे। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उसका क्या? फिर वह बताने लगी इस सब की शुरुआत कैसे हुई। वह बोली कि मेरा एक प्रेमी था और मैं उससे बहुत ही प्यार करती थी। उसके खातिर मैंने अपने माँ बाप से लड़कर उसके साथ भाग आई। लेकिन जब उसने अपने शरीर की इच्छा मेरे साथ पूरी कर ली तो वह मुझसे शादी करने को मुकर गया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। फिर मैंने देखा कि वह तो मेरे साथ साथ ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं वापस अपने घर चली आई। मेरे माँ बाप ने मुझे खुशी खुशी अपना लिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अपने पिता की सारी जायदाद की मैं अकेले ही मालकिन थी। दिनों बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार के लड़के से कर दी। मैंने सोचा कि मैं अपना सारा प्यार अपने पति को ही दूंगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद पता चला वह भी दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बनाता है। अब तो मेरा मर्द पर से भरोसा ही उठ गया था। मुझे मर्द से नफरत होने लगी, क्योंकि मैंने जिस भी मर्द को करीब से जाना चाहा वह सिर्फ शरीर का भूखा निकला। उसके लिए प्यार का कोई मोल नहीं था, सिर्फ जिस्म की चाहत थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और अब जिंदगी भर अकेले रहूंगी, पर यह सोच के मैं उसे तलाक देकर वापस अपने घर लौट आई। लेकिन कुछ महीनों बाद ही मुझे ऐसी बात पता चली जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। क्योंकि मुझे एड्स हो चुका था, जिसकी वजह मेरा पति था, क्योंकि वह एक ही समय में कई सारी औरतों के साथ रिश्ते में था। नफरत का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं अब ऐसी किसी भी मर्द को नहीं छोड़ूंगी जो औरतों के जिस्म का भूखा है। और फिर मैंने इस बीमारी का फैलाने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ मैंने सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखा था, जिस्म का भूखा जानवर। मैं इतने समय से जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समय से इस बीमारी का पता चल गया था और मैं अपना अच्छा से अच्छा इलाज करा रही थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना चाहती थी। मुझे पता था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। मेरी दोस्त की हालत बहुत बुरी थी और मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था। मैंने सोचा लालच के चक्कर में मैंने अपने दोस्त को मौत के मुंह में झोंक दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।